गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भारत का अपोहा तंत्र। भारत के अपोहा तंत्र के क्रम में अब तक हमने पढ़ा कि भारत के अपोहा तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक हिमालयी अपोहा तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र। हिमालयी अपोहा तंत्र हमने पढ़ लिया। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र में बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिर रही हैं उसको हमने पढ़ा। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में आकर के गिर रही हैं। यहाँ पर इस मैप में आप देखें कि साबरमती नदी, इस नदी से भी एक नदी पहले आती है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में आकर के विलीन हो जाती है। साबरमती नदी भी अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है। इसके बाद माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। ये क्रम आपको याद रखना है। साथ ही साथ नदियों के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सी नदी जो है किस नदी के बाद आ रही है, यानी कि क्रम आपको याद हो जाएगा तो आपको सहूलियत रहेगी कि आप इसको मेमोराइज आराम से कर लोगे। तो साबरमती से पहले लूनी नदी कच्छ के रण में गिर रही है। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये चार नदियां खंबात की खाड़ी में आकर के गिर रही हैं। मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ये जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र से निकलती हैं और अरब सागर में अपना जल छोड़ती हैं। क्लियर है? तो यहाँ आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर चार नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये नदियाँ अपना जल छोड़ती हैं यहाँ खंबात की खाड़ी में। यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। क्लियर है? बाकी की जो नदियाँ हैं ये सारी नदियाँ अरब सागर का जो मुख्य सागर है उसमें अपना जल छोड़ती हैं। इसमें भी ये जो दो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती नदी, ये नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। इसके उत्तर में विंध्यन पर्वत है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और इसके दक्षिण में अजंता की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है? तो नर्मदा जो भ्रंश घाटी है वो सतपुड़ा के उत्तर में है और विंध्यन के दक्षिण में है, और ताप्ती जो भ्रंश घाटी है वह सतपुड़ा के दक्षिण में है और अजंता की पहाड़ियों के उत्तर में है। तो कुल मिलाकर के नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटी से होकर के बह रही हैं। इसके अलावा मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ये नदियों के क्रम आपको याद रखने हैं। ये नदियां डायरेक्ट अरब सागर में ले जाकर के अपना जल छोड़ती हैं। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की चार नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नाम आप चारों को याद रखेंगे, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में है। तथा ताप्ती भ्रंश घाटी सतपुड़ा के दक्षिण में है। इस प्रकार से स्थिति है। ये सतपुड़ा पर्वत है, इसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटियों का निर्माण हो रहा है और इन्हीं भ्रंश घाटियों के सहारे ये नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं तथा खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे आप कि नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत बहती हैं। सामान्य ढाल के विपरीत किस प्रकार से बह रही हैं? ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है और इसका आपको पता है कि सामान्य ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और फिर खंबात की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटी का ढाल पश्चिम की ओर है, क्योंकि ये दोनों नदियां जो हैं नर्मदा हो या ताप्ती, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं और भ्रंश घाटी का जो ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। यही कारण है कि नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का जो सामान्य ढाल है उसके विपरीत अपने भ्रंश घाटी के ढाल के अनुसार बहती हैं। इसको आप याद रखेंगे, ढाल के अनुसार ही बह रही हैं। अनुवर्ती नदियां हैं दोनों ही, क्योंकि भ्रंश घाटी के ढाल के अनुसार बह रही हैं, पूर्ववर्ती नदियां नहीं हैं। यहाँ पर आपको
सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का सामान्य ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, लेकिन फिर भी नर्मदा और ताप्ती नदियां इस ढाल के विपरीत बहती हैं। फिर भी ये नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं और भ्रंश घाटी का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी कि उसी तरफ है जिस तरफ ये नदियां बह रही हैं। अतः जो दोनों नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती वो ढाल के अनुसार ही बह रही हैं। यही कारण है कि ये दोनों नदियां अनुवर्ती नदियां ही कहलाती हैं। पश्चिमी घाट में बहुत सी छोटी छोटी नदियां निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी सिरा चूंकि कगारनुमा है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां तीव्र ढलान में बहती हैं। तीव्र ढलान में बहती हैं। तीव्र ढलान में बहने के कारण ये नदियां प्राकृतिक जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। प्राकृतिक जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। आप ये पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूरा पश्चिमी घाट है और इसके बीच में, मैदानी क्षेत्र के बीच में बहुत कम गैप है। समुद्र है, समुद्र और बीच में मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत कम गैप है। साथ ही साथ जो पश्चिमी किनारा है वो कगारनुमा है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो डायरेक्ट ऊपर से निकल करके और समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, तीव्र ढलान के कारण। तो इस कारण से यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो प्राकृतिक जलप्रपातों का, नेचुरल जो वाटरफॉल्स होते हैं उनका निर्माण करती हैं। जैसे शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसको हम जोग जलप्रपात अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। एक एक करके हम नदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। पूरे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे बड़ी नदी वह है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियों से होता है। ये नाग पहाड़ियाँ मध्यवर्ती जो अरावली है उसमें अजमेर जिले में पड़ती है, अजमेर जिले में पड़ती हैं। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? नाग पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला के एक चोटी है नाग पहाड़ी, वहाँ से लूनी नदी निकलती है। यह नदी राजस्थान और गुजरात में बहते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, जिस कारण से लूनी नदी जो है एक अंतःस्थलीय अपोहा प्रतिरूप का निर्माण करती है। आप याद करें, जब हम अपोहा प्रतिरूप पढ़ रहे थे तो हमने एक अपोहा प्रतिरूप पढ़ा था, अंतःस्थलीय अपोहा प्रतिरूप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी नदी जो उद्गम तो होती है, उद्गम तो होता है पहाड़ी क्षेत्र से या कहीं से भी, लेकिन अपना जल किसी समुद्र में या फिर अपनी सहायक नदी में नहीं डालती है। यानी कि जो नदी बीच में ही अपने मार्ग में ही विलीन हो जाए, तो ऐसी नदियों को अंतःस्थलीय नदियाँ अथवा अंतःस्थलीय अपोहा प्रतिरूप की नदियाँ कहा जाता है। अपने उद्गम क्षेत्र से बाड़मेर के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा है। आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो आपको अजमेर जो है वो मध्यवर्ती अरावली के क्षेत्र में मिलेगा। वहाँ से यह नदी नागौर जाती है, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से राजसमंद, राजसमंद से बाड़मेर आती है। तब तक इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ नदी का जल मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के आसपास पहुँचने के बाद ये जो जल है वो खारा हो जाता है। इसका कारण यह है कि जो 100 किलोमीटर वाला एरिया है, अपने उद्गम जो 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ तक इसमें मीठा पानी रहता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, नया जल होता है। लेकिन धीरे धीरे उस जल में मरुस्थल के जो लवणीय कण हैं वो उसमें मिल जाते हैं और धीरे धीरे जल जो है वो खारा हो जाता है। तो यही कारण है कि बाड़मेर के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा है और उसके बाद में खारा है, क्योंकि मरुस्थलीय जो कण है, जो खारे जो कण है, जो लवणीय जो कण हैं वो इसमें मिल जाते हैं, इसके जल में मिल जाते हैं, जिससे कि नदी का जल खारा हो जाता है। साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मुख्य रूप से इस नदी का उद्गम कहाँ है? गोकुंदा की पहाड़ियाँ हैं। गोकुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले में है, जो कि अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी विस्तार है, जो कि अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी विस्तार है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, 416 किलोमीटर है। और इस नदी के अपोहा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है, जिसको हम फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं।
फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य साबरमती नदी के अपवाह क्षेत्र में पड़ता है। अहमदाबाद, गांधीनगर इस नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण नगर है। गुजरात के 2 महत्वपूर्ण नगर हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर, जो कि साबरमती नदी के तट पर ही स्थित हैं। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला के मेहद झील से निकलती है। मेहद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उद्गम क्षेत्र आप याद रखेंगे कि माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला के निकट मेहद झील से निकलती है। ये 3 राज्यों से होकर के बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकल करके उत्तर की ओर बहते हुए, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकल करके उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र से यह नदी निकलती है तथा इसके बाद पुनः दक्षिण की ओर मुड़ती है तथा गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखो क्या हो रहा है कि जो विंध्यन वाला क्षेत्र है, यहाँ से नदी निकल रही है मध्य प्रदेश में, इसके बाद में राजस्थान में ये प्रवेश करती है। राजस्थान में ये नदी जो है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों की सीमा बनाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच से लगभग निकलती है, इस प्रकार से यूटर्न लेती है और वापस गुजरात में आती है और गुजरात से बाद में खंबात के खाड़े में गिरती है। तो इस प्रकार से यह नदी जो है, माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप याद करें कि जब हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन राज्यों से होकर के बह रही है, जा रही है। तो यहाँ पर माही नदी जो है जैसे ही विंध्यन क्षेत्र को क्रॉस करती है, ऊपर उत्तर की ओर आती है मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में प्रवेश करते समय 1 बार काटती है और फिर दोबारा जब नीचे आती है, गुजरात प्रवेश करती है, तब भी यह 1 बार काटती है। तो इस प्रकार से माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की 3 मुख्य सहायक नदियां हैं, सोम, जाखम और बनास। इसके अलावा मोरन भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सोम, जाखम और बनास ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं माही नदी की। माही नदी पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। बांसवाड़ा में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है, माही बजाज सागर बांध का निर्माण माही नदी पर किया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह अपने उद्गम से मुहाने तक लगभग 1310 किलोमीटर की लंबाई में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो कुल मिलाकर के नर्मदा नदी जो है भारत के 4 राज्यों से होकर के बहती है। छत्तीसगढ़ में मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है और उसके बाद यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली से होकर के बहती है, रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, जिसके उत्तर में विंध्यन पर्वतमाला है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। जबलपुर के निकट नर्मदा नदी भेड़ाघाट में प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक शहर है मध्य प्रदेश का, जहां धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। तवा नदी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, मध्य प्रदेश में ही बहती है और नर्मदा नदी में आकर के मिलती है। यह नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओंकारेश्वर द्वीप, आपने नदी द्वीप का नाम सुना होगा। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने मांजुली देखा था। यहाँ पर एक और द्वीप का निर्माण हो रहा है जिसको हम ओंकारेश्वर द्वीप कहते हैं। नर्मदा नदी के अपवाह क्षेत्र में निर्मित नदी द्वीप का उदाहरण है। यह भी एक नदी द्वीप है जो ओंकारेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी पर ही गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों से सटे बैतूल पठार से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? बैतूल के पठार से हो रहा है, जो कि महादेव पहाड़ियों के पास में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतमाला तथा
अजंता पहाड़ियों के बीच एक रिफ्ट घाटी से होकर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। रिफ्ट वैली में हम नर्मदा में देखा था कि नर्मदा में उत्तर में विंध्यन था और दक्षिण में सतपुड़ा और बीच से होकर के बह रही थी। इसी प्रकार से ताप्ती नदी जो है इसके उत्तर में सतपुड़ा है और दक्षिण में अजंता की पहाड़ियां हैं और अजंता की पहाड़ियां और सतपुड़ा के बीच से होकर के ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर की है। 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की कुल लंबाई है। यह गुजरात में उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उकाई और काकरापार ये दोनों जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो ताप्ती नदी के तट पर, ताप्ती नदी के घाट पर बनाई गई हैं। गुजरात का महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर है सूरत, जो ताप्ती नदी पर स्थित है। सूरत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर है गुजरात का, जहां जो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर है सूरत। इसके अलावा इन 4 नदियों के अलावा पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियां हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक तो कि पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली अधिकांशतः नदियां जो हैं वो छोटी तथा तीव्रगामी होती हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा है, जिस कारण यहाँ से निकलने वाली नदियाँ तीव्र ढाल से होकर के बहती है। चूँकि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी किनारा है, वो कगारनुमा है, तो ऐसे में वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो डायरेक्ट बहुत तीव्र गति से, चूँकि ढाल बहुत स्टीप होता है, जिस कारण से नदियाँ तीव्र गति से अपना जल नीचे की ओर प्रवाहित करती हैं, तो बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होती हैं और नदियाँ छोटी होती हैं। इस प्रकार की नदियाँ जलप्रपात बनाने में सहायक होती हैं। तो अधिकांशतः जो नदियां हैं, खास करके जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वो जलप्रपात का निर्माण कर रही हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में जो सोर्स ऑफ वाटर है वो 2 तरीके से मिलता है। एक तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो जून जुलाई और अगस्त सितंबर के आसपास वाला जो टाइम होता है, उस समय दक्षिण पश्चिमी मानसून से इस क्षेत्र में वर्षा होती है, जिससे नदियों को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा नदियां जो है वो अपना जो सोर्स ऑफ वाटर है वो जो पर्वतों के दरारों में जो जल इकट्ठा हो जाता है, वो जल साल भर इन नदियों में बहता रहता है। शुष्क काल में वो जल जो है वो इन नदियों में बहता रहता है, तो वो एक सोर्स ऑफ वाटर है प्रायद्वीपीय नदियों का। और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गुजरात में सतरंजी और मादर नदी, गोवा में मांडवी व जुआरी नदी, कर्नाटक में शरावती नदी और गंगावेली नदी। शरावती और गंगावेली केरल में भरतपुजा, पेरियार और पांबा। ये वो नदियां हैं जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र से निकलती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। नाम आपको याद रखना है, गुजरात में सतरंजी नदी और मादर नदी, गोवा में मांडवी व जुआरी, कर्नाटक में शरावती व गंगावेली, केरल में भरतपुजा, पेरियार और पांबा। शरावती नदी कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसको हम जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। शरावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके अलावा भरतपुजा नदी जो है वो केरल की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी। केरल में 3 नदियां बह रही हैं, भरतपुजा, पेरियार और पांबा। भरतपुजा सबसे लंबी है, दूसरे नंबर पर पेरियार का नंबर आता है। तो 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं केरल में, भरतपुजा और पेरियार। धन्यवाद आप सबको।